दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विकलांगों में से 50% को UDID कार्ड्स दिए गए। चंडीगढ़ UT ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सेक्टर 34 में 1.25 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा है। भारत में एयरलाइंस पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए एयर ब्रिज का उपयोग। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने लिया राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतिभागियों का पक्ष। कहा, सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी मेगा आयोजन का नहीं ले सकते श्रेय ओडिशा सरकार और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। दिल्ली के एक विकलांग डॉक्टर ने उन्हें हरिद्वार में रिवर राफ्टिंग करने से रोके जाने पर जताई नाराजगी। ओडिशा के हिंजली शहरी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने साबित कर दिया है कि विकलांगता नहीं है उसकी बाधा। आसाम के सिलचर एयरपोर्ट को मिला एम्बुलेंस। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए एयरपोर्ट पर चलने फिरने में आसानी। मोहम्मद जावेद भारत में घूम घूम कर दे रहे हैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट केयर पर संदेश। एक अनोखी जागरूकता मुहिम की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका। IPS, DANIPS, IRPFS से विकलांग व्यक्तियों के व्यापक बहिष्कार को चुनौती। चेन्नई के नए मेट्रो स्टेशंस में विकलांगों के लिए पहुंच की कमी। विकलांग लोग कर रहे हैं कई बाधाओं का सामना। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Saksham, with the support of the JCB Prize, converted Mustache by S. Harish, translated by Jayashree Kalatil, is the award-winning book of the JCB Prize 2020. It is a contemporary classic, mixing magic, myth and metaphor into a tale of far-reaching resonance. Mustache is as much about caste politics, oppression and gender parity as it is about the expensive landscape and changing ecology of southwest Kerala. The main character, Vavachin, is a lower caste individual who grows a mustache that takes on a life of epic proportion. The jury says, brilliantly told and evocative and epitomizing everything we stand for. Mustache is a story that needs to be heard. To download this award-winning book, log on to library.daisyindia.org. वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। चेन्नई के नए मेट्रो स्टेशंस में विकलांगों के लिए पहुंच की कमी। विकलांग लोग कर रहे हैं कई बाधाओं का सामना। दोस्तों, चेन्नई शहर में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करते समय विकलांग लोगों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन में प्रवेश करने से लेकर टिकट खरीदने तक, AFC गेट से गुजरने, ट्रेनों में चढ़ने
और अंत में स्टेशन से बाहर निकलने तक विकलांग लोग कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं। 2 नए खुले स्टेशन थिरुवोट्टियूर थेराडी और विमको नगर डिपो में डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस DRA द्वारा एक एक्सेस ऑडिट से पता चला है कि मेट्रो सुविधा को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए CMRL के साथ कई चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता गौरी वक्कम के R सतीश कुमार ने कहा कि मेट्रो रेल में आना एक मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि व्हीलचेयर से चलने वाले व्यक्ति के लिए टिकट काउंटर और AFC गेट तक पहुंचना मुश्किल है। ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर व्हीलचेयर में ट्रेनों में प्रवेश करना या बाहर निकलना मुश्किल बनाता है। उन्होंने कहा कि ट्रेन में रेलिंग को पकड़ना भी मुश्किल है क्योंकि ये आर्म रेस्ट स्तर पर नहीं है। श्री KR सतीश कुमार ने आगे कहा कि वे एक रैंप स्थापित कर सकते हैं जो ट्रेन के रुकने पर अपने आप खुल जाए, लेकिन इसके बजाय हमें हर बार किसी कर्मचारी से सहायता की पेशकश की जाती है। हम हर बार ऐसे समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं खुद यात्रा करना चाहता हूँ और इसके लिए उन्हें निर्माण चरण के दौरान ही इन मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। कम दृष्टि वाले शैलेश ने कहा कि नंदनम स्टेशन के प्रवेश बिंदुओं में से एक में कोई रैंप नहीं था। प्रवेश बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई स्पर्श मार्ग भी नहीं था। टाइलें फिसलन भरी हैं और मेट्रो रेल में रंग विपरीतता माने कि कलर कंट्रास्ट की कमी है। इस वजह से फर्श और सीट के बीच का अंतर पता लगाना भी मुश्किल है। DRA के सदस्यों ने कहा कि नए स्टेशनों में कुछ मुद्दों को ठीक किया गया है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए AFC गेट्स के बीच की जगह को चौड़ा किया गया है। बेद को फंसने से रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर बेहतर स्टील ग्रेटिंग और हैंड ड्रिल के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है, लेकिन अब भी कई अन्य मुद्दे अनसुलझे हैं। मेट्रो रेल के एक अधिकारी ने कहा कि वे QR कोड टिकटिंग मशीन लॉन्च करेंगे, जहां विकलांग लोग स्टेशन के कर्मचारियों से टिकट खरीद सकते हैं। अधिकारी ने कहा, हम व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ ऊंचाई पर AFC गेट्स में QR कोड स्कैनर भी लगा सकते हैं। ओडिशा के हिंजली शहरी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने साबित कर दिया है कि विकलांगता नहीं है उसकी बाधा। फ्रेंड्स, कोई भी पर्वतों को हिला सकता है, उसे केवल स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी कारण के प्रति इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता हो तो विकलांगता जैसे कारक क्षुद्र दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के हिंजली नगर पालिका से आगामी नगरीय चुनाव में वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के संकल्प की। हालांकि शारीरिक रूप से अक्षम रविंद्र पाणिग्रही हिंजली शहरी चुनाव में वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे अपने इलाके के विकास के लिए दृढ़ है। पाणिग्रही ने कहा, अगर मेरा संकल्प मजबूत है और मैं स्थानीय लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूँ तो विकलांगता नुकसान नहीं कर सकती। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, मूकम करोति वकलम पमगम लांघ्यते गिरि यत्कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। फ्रेंड्स, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, मैं उस परमानंद माधव को नमन करता हूँ जिनकी दया से बोलने में अक्षम व्यक्ति वाक्पटु हो जाता है और चलने में अक्षम व्यक्ति पहाड़ों पर कूदने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, पाणिग्रही अपने ट्राइसिकल पर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने मतदाताओं से अपना चुनाव चिन्ह दिखाते हुए कहा कि मेरे समर्पण पर विश्वास रखें और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उनके वोट के लिए अपील का तरीका नागरिकों को पसंद आ रहा है। दिल्ली के एक विकलांग डॉक्टर ने उन्हें हरिद्वार में रिवर राफ्टिंग करने से रोके जाने पर जताई नाराजगी। दोस्तों, हरिद्वार दिल्ली के JBT अस्पताल में तैनात डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो पैरों से विकलांग है और बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने दावा किया है कि उन्हें ऋषिकेश में एक एजेंट ने रिवर राफ्टिंग करने से रोक दिया था, ये कहते हुए कि वो चिकित्सीय रूप से अनफिट थे।
शनिवार को पोस्ट किए गए एक ट्विटर थ्रेड पर सिंह, जो विकलांगता अधिकारों के वकील भी हैं, उन्होंने बताया कि वो पहले 2 बार व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग कर चुके हैं, एक बार कुल्लू में और दूसरी बार ऋषिकेश में, लेकिन एक एजेंट ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस बीच पूछताछ में ट्रैवल एजेंट शेखर भट्ट ने मीडिया को बताया कि ऋषिकेश में तेज धाराएं हैं, जो सत्येंद्र सिंह के लिए एक उच्च जोखिम पैदा कर सकती है। हालांकि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मीडिया से बताया है कि मैं शनिवार को अपने परिवार के साथ ऋषिकेश आया था और हम सभी ने रिवर राफ्टिंग करने की योजना बनाई। हम घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अंत में जब हमारी बारी आई तो एक एजेंट ने मेरी विकलांगता के कारण मुझे राफ्टिंग करने से मना कर दिया, जो गंगा नदी पर राफ्टिंग के नियमों के अनुसार पूरी तरह से गलत है। केवल चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त लोगों को ही राफ्टिंग से रोका जा सकता है, जिन्हें हृदय और सांस की समस्या है। पहले मुझे राफ्टिंग करने से किसी ने नहीं रोका। ये मेरे अधिकारों का उल्लंघन है और मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अपने ट्विटर थ्रेड में सत्येंद्र सिंह ने उत्तराखंड पर्यटन @UTDB ऑफिशियल को टैग किया है और टूर ऑपरेटर्स को विकलांग पर्यटकों का स्वागत करने के लिए बुलाया और उस ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस को रद्द करने का आह्वान किया है जिसने उन्हें रोका था। इस पर ट्रैवल एजेंट शेखर भट्ट ने कहा है कि इनकार का इरादा भेदभावपूर्ण नहीं था और इसके ऊपर राफ्टिंग कंपनियां जो भी निर्णय लेती है वे पर्यटकों के पक्ष में होंगी। गंगा नदी में राफ्टिंग आसान नहीं है क्योंकि तेज रैपिड्स के कारण बेड़ा पलटने की उच्च संभावनाएं होती है। हम अक्सर सावधानी बरतते हैं और विकलांग पर्यटकों को जहाज पर नहीं जाने देते हैं क्योंकि पैसा कमाना ही हमारा एकमात्र मकसद नहीं है। दोस्तों, जब सरकारी दिशा निर्देशों के बारे में पूछा गया कि विकलांग लोगों को साहसिक खेलों में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है, तो इसके ऊपर भट्ट ने कहा, सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। आसाम के सिलचर एयरपोर्ट को मिला एम्बुलिफ्ट। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए एयरपोर्ट पर चलने फिरने में आसानी। दोस्तों, वैसे तो आसाम में कुंभीग्राम में स्थित सिलचर एयरपोर्ट को एक छोटा हवाई अड्डा माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इस महत्वपूर्ण हवाई अड्डे ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ से हर रोज कोलकाता और गुवाहाटी के लिए फ्लाइट्स उड़ान भरती है। इन फ्लाइट्स में ज्यादातर बराक वैली से आने वाले बुजुर्ग तथा विकलांग यात्री सफर करते हैं। अब इन यात्रियों के लिए एक और सुविधा शुरू की गई है। सिलचर एयरपोर्ट ने अब एम्बुलिफ्ट बस सेवा शुरू कर दी है। हवाई अड्डे के निदेशक के अनुसार ये सेवा शुरू की जा चुकी है। निदेशक श्री PK गोराई ने बताया कि अब ये सेवा सिलचर एयरपोर्ट का एक हिस्सा बन चुकी है। ये बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। फ्रेंड्स, एम्बुलिफ्ट एक पैसेंजर बोर्डिंग लिफ्ट या एक एम्बुलेंस लिफ्ट होती है। इसे डिसेबल्ड पैसेंजर्स PAX, डिसेबल्ड एयर ट्रैवलर्स, पीपल यूजिंग व्हील चेयर WCHC, ऐसे बुजुर्ग जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है और मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। एम्बुलिफ्ट को विकलांग यात्रियों और उनके सहयात्रियों को फ्लाइट तक लाने ले जाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके पैसेंजर केबिन में लाइट्स, वेंटिलेशन सिस्टम और एक इंटरकॉम फोन सेवा उपलब्ध कराई गई है। केबिन में स्ट्रेचर्स, व्हीलचेयर्स तथा अटेंडेंट्स के लिए पर्याप्त जगह बनाई गई है। पैसेंजर केबिन के अंदर और बाहर भी मजबूत ग्रिप वाली हैंड रेल्स लगाई गई हैं। दोस्तों, कम गतिशीलता वाले यात्रियों की सेवा करने के लिए एम्बुलिफ्ट आसानी से लिफ्ट ऑफ कर सकता है। सिलचर एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ISX पर इस विशेष सहायता सेवा का लाभ उठाने के लिए अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका। IPS, DANIPS, IRPFS से विकलांग व्यक्तियों के व्यापक बहिष्कार को चुनौती। दोस्तों, न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति अभय S ओका की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से मामले में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया
और याचिकाकर्ता को एजी के कार्यालय में याचिका की एक प्रति देने का निर्देश दिया। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आईआरपीएफएस और दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान से विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच द्वारा दायर याचिका में सितंबर 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार विकलांग व्यक्तियों को न केवल लड़ाकू भूमिकाओं से बल्कि प्रशासनिक पदों से भी बाहर रखा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से सोमवार को पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अनुरोध किया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है कि ये अधिसूचना अवैध और मनमानी है। अधिसूचना के कारण विकलांग व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी सेवा का विकल्प नहीं चुन सकते और इस तरह ये महत्वपूर्ण करियर मार्ग से चूक जाते हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईपीएस, डीएनआईपीएस और आईआरपीएफएस में सभी श्रेणियों के पदों को पूरी तरह से हटा दिया है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि धारा केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के दायरे से किसी भी पद को छूट देने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन ये विकलांगों को प्रदान की गई कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार को इस तरह की छूट देने से पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त से परामर्श करना होगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि अधिसूचना 2019 में दिल्ली पुलिस द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले एक ज्ञापन का उल्लंघन किया गया है। चंडीगढ़ यूटी ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सेक्टर 34 में 1.25 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए एक ग्रुप होम स्थापित करने के लिए सेक्टर 34 में 1.25 एकड़ जमीन निर्धारित की है। ये स्थान वृद्धाश्रम के लिए निर्धारित किया जा चुका है। प्रशासन इस खाली जमीन को 2 खंडों में विभागने की योजना बना रहा है, एक मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए और दूसरा हिस्सा वृद्ध लोगों के लिए। अब इस प्रस्ताव को यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के सामने रखा जाएगा, जो अंतिम फैसला लेंगे। यूटी के सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि उन्होंने सेक्टर 34 में जमीन के टुकड़े की पहचान की है, जिसे 2 अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, एक बूढ़े लोगों के लिए और दूसरा मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए। यूटी प्रशासन द्वारा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुविधा के निर्माण के लिए एक नई साइट का चयन करने के संकेत के एक दिन बाद ऐसे लोगों के लिए इंदिरा हॉलिडे होम को परिवर्तित करने के लिए एक बार फिर से जोर दिया गया है। हॉलिडे होम सोसाइटी द्वारा संचालित होने के कारण परिसर में एक धर्मार्थ प्रयोगशाला चालू है। यूटी प्रशासक की अध्यक्षता वाली सोसाइटी परिसर में गरीब महिलाओं के लिए एक प्रारंभिक स्कूल, एक सिलाई स्कूल और एक ब्यूटी पार्लर कोर्स चलाया जाता है। प्रयोगशाला को छोड़कर कोविड-19 के प्रसार के बाद स्कूल और पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए थे। हालांकि मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता ने इंदिरा हॉलिडे होम में एक शांति चिकित्सा गांव प्रस्तापित करने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शहर में मानसिक विकलांग लोगों के लिए एक समूह घर स्थापित करने के लिए अन्य व्यवहार्य विकल्पों का पता लगाने का फैसला किया है, जहां ऐसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। यूटी सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि वे मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक समूह घर की स्थापना करके विकल्प तलाश कर रहे हैं, जहां उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वो इस तरह बुनियादी ढांचा बनाएंगे ताकि एक छत के नीचे ही उनकी सभी जरूरतें पूरी की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि यूटी प्रशासक इंदिरा हॉलिडे होम का दौरा करेंगे।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए विशेष घर बनाने के लिए कुछ अन्य विकल्प भी हैं और सब कुछ यूटी प्रशासक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक समय से बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन ऐसे लोगों के लिए शहर में एक विशेष घर बनाने का विचार कर रहा था। सलाहकार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इंदिरा हॉलिडे होम सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की हाल ही में हुई बैठक में ऐसे लोगों के लिए ग्रुप होम फॉर मेंटली इल पर्सन्स के नाम से भवन निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने का निर्णय लिया गया। ये कदम सहायक रहने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निवासियों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पेशेवर मनोसामाजिक समर्थन और मनोरंजक सुविधाएं शामिल होंगी, क्योंकि कई माता पिता बूढ़े हैं और ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने में असमर्थ हैं। साथ ही कई मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता उनकी मृत्यु के बाद अपने बच्चों की भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हालांकि माता पिता और नागरिकों को एक समूह ने इंदिरा हॉलिडे होम में एक शांति चिकित्सीय गांव का प्रस्ताव रख कर दिया है। इस पर सलाहकार ने कहा कि नए भवन में विशेष व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाल के वर्षों में लगभग 70 शहर आधारित निवासियों ने यूटी प्रशासक और यूटी सलाहकार को कई ईमेल और पत्र लिखे हैं। यूटी अधिकारियों और निवासियों के बीच एक बैठक भी हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि मानसिक बीमारी वाले लोगों को सरकार और समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सके। इसी बीच माता पिता ने कहा कि जब तक विशेष लोगों के लिए विशेष सुविधा की स्थापना नहीं की जाती, तब तक प्रशासन को मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए इंदिरा हॉलिडे होम में अल्पकालिक व्यवस्था करनी चाहिए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डीजे शेजवुड, आज आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर रेडियो उड़ान, a flight of light, रेडियो उड़ान, a flight of light। हम चलते चले, ये जिंदगी रुकने का नाम है। चलते चलो, ये जिंदगी थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ान, a flight of light, रेडियो उड़ान, a flight of light, a flight of light। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। भारत में एयरलाइंस पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए एयर ब्रिज का उपयोग। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2018 में सभी भारतीय हवाई अड्डा ऑपरेटरों को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि यात्रियों के बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए एक एरो ब्रिज उपलब्ध है तो इसका उपयोग उनकी सुविधा के लिए किया जाना चाहिए। एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा है कि निजी एयरलाइंस पैसे बचाने के लिए विमान में चढ़ने और उतरने के लिए एरो ब्रिज का उपयोग नहीं करते हैं और इसीलिए वृद्ध और विकलांग लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है, समिति निजी एयरलाइंस के इस उदासीन और अनुचित रवैये की निंदा करती है।
ये कहते हुए कि ऐसे वाहकों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एरो ब्रिज एक चलने योग्य सुरंग होती है जो यात्रियों को बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए हवाई अड्डे की इमारत से विमान तक फैली हुई होती है। एरो ब्रिज सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एयरलाइंस को हवाई अड्डे को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट पिछले सोमवार को राज्यसभा में पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि कुछ हवाई अड्डों में एरो ब्रिज होने के बावजूद एयरलाइंस यात्रियों को बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए इनका उपयोग नहीं कर रही है और इसके बजाय सीढ़ियों का उपयोग किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि यात्रियों से शुल्क वसूलने के बावजूद निजी विमान कंपनियां परिचालन लागत कम करने के लिए एरो ब्रिज की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इसके कारण यात्रियों, विशेष करके वृद्धों और विकलांगों को विमान में चढ़ने के लिए, पार्किंग स्टैंड की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए और उतरने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, समिति ने सोमवार को सिफारिश की कि मंत्रालय को अपनी परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उचित निरीक्षण करना चाहिए और यदि कोई चूक होती है तो संबंधित निजी एयरलाइंस को दंडित किया जाना चाहिए। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने लिया राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतिभागियों का पक्ष। कहा, सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी मेगा आयोजन का नहीं ले सकते श्रेय ओडिशा सरकार और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। दोस्तों, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से पैरा एथलीटों का खर्च वहन करने का आग्रह किया है। ये अनुरोध तब आया है जब भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने 3 मार्च को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि प्रतिभागियों को पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ ओडिशा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा, आवास, बोर्डिंग, स्थानीय वाहन और आदि जैसे अपने खर्च खुद वहन करने होंगे। बिस्वाल ने दावा किया कि ये न केवल असंवेदनशील है और अनुचित है, बल्कि काफी अन्यायपूर्ण भी है। बिस्वाल ने कहा है, चूंकि चैंपियनशिप हमारे राज्य ओडिशा में हो रही है, जो सभी प्रकार के खेलों का एक महान सूत्रधार और प्रमोटर रहा है और ओडिशा सरकार स्वयं इनमें भागीदार है, मैं सीएम नवीन से अपील करता हूं कि वो कदम उठाए और जरूरतमंदों को मदद करे ताकि हमारे पैरा एथलीट आ सके और बिना किसी परेशानी के प्रतियोगिता में भाग ले सके। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पैरालंपिक समिति और उड़ीसा राज्य विकलांग प्रतिभागियों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन किए बिना इस तरह के आयोजन का श्रेय नहीं ले सकते। मोहम्मद जावेद भारत में घूम घूम कर दे रहे हैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट केयर पर संदेश, एक अनोखी जागरूकता मुहिम की शुरुआत। दोस्तों, जावेद ने रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 30,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। मोहम्मद जावेद रीढ़ की हड्डी की चोटों और फर्स्ट रिस्पोंडेंट केयर के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अपना 4 व्हील ड्राइव करके एक क्रॉस कंट्री टूर पर निकले हैं। ये यात्रा 8 मार्च को चेन्नई से शुरू हुई है। उन्होंने शुक्रवार को विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यात्रा की। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए जब जावेद ने अपने स्वयं के आघात को याद किया, तब उनकी आवाज में दर्द स्पष्ट था। वे 2011 में चेन्नई में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने मुझे सावधानी से संभाला होता तो मेरी रीढ़ की हड्डी को इतनी बुरी तरह से क्षति नहीं होती। जब रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह होता है तो पीड़ित को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए गर्दन के लिए आराम और स्लाइडिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जटिलताओं को कम किया जा सके। जावेद, जिन्होंने अपने दौरे को अमेज ऑन व्हील्स नाम दिया है, उन्होंने आगे बताया, हम भारतीय लोग दुर्घटना पीड़ितों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और विचारशील है, लेकिन जागरूकता की कमी और पीड़ितों की मदद करने की हमारी चिंता के कारण
हम रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले मरीजों को हो रहे नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। मैंने सोलापुर, औरंगाबाद, लोनार झील, नागपुर, भोपाल और रायपुर से यात्रा की थी। मैं कल रात अरकू में रहा था और मैं आमतौर पर रात होटल्स में रुकता हूँ। स्टार होटलों को छोड़कर अधिकांश होटल्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष पहुंच की सुविधाएं नहीं है। जावेद अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में आगे बताते हैं, मैं जहां भी गया लोगों ने मेरा खूब स्वागत किया। वे बहुत सहायक और मददगार थे। जो लोग रीढ़ की हड्डी के पीड़ितों को संभालने के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें रोगी को अस्पताल में उचित रूप से स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब जनता को फर्स्ट रिस्पोंडेंट केयर और ऐसे मरीजों को संभालने की उचित तकनीक के बारे में पता होगा, तो वो एम्बुलेंस स्टाफ से मरीज को शिफ्ट करने के लिए नेक रेस्ट और स्टाइलिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने पर जोर देंगे। दोस्तों, जावेद ने अपना 30,000 किलोमीटर का अखिल भारतीय दौरा अपने गुरु वैद्यनाथन को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें खुद पर विश्वास हासिल करने में मदद की थी। वे बताते हैं कि दुर्भाग्य से हमने उन्हें कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान खो दिया है। कई लोग हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, जो अपने घरों की 4 दीवारी तक सीमित है। ये क्रॉस कंट्री ड्राइव मेरे जैसे लोगों के आत्मविश्वास को हासिल करने और स्वतंत्र जीवन जीना सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विकलांगों में से 50% को UDID कार्ड्स दिए गए। फ्रेंड्स, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 50% विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौम विकलांगता पहचान पत्र UDID कार्ड्स वितरित किए हैं। कुल मिलाकर जिले में 37,216 विकलांग व्यक्ति हैं और उनमें से 18,765 को पिछले 2 वर्षों में UDID कार्ड्स दिए गए हैं। कार्ड विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजना की सुविधाएं आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि ये एजेंटों के उत्पीड़न से भी बचाएगा, जिन्हें उन्हें कभी कभी उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। एक बार विकलांग व्यक्ति के पास कार्ड होने के बाद उसे दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाए रखने और ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कार्ड में उनकी विकलांगता के बारे में सभी आवश्यक विवरण होगा, जिन्हें एक रीडर की मदद से डिकोड किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्ड विभिन्न सरकारी लाभों जैसे पेंशन, बस पास, शुल्क रियायत और छात्रवृत्ति के लिए पहचान और सत्यापन का एक एकल दस्तावेज है। दोस्तों, UDID परियोजना को विभाग द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि केंद्रीय UDID परियोजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगी और उनमें से प्रत्येक को UDID कार्ड जारी करेगी। कार्ड सभी राज्यों और सरकारी विभागों में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के विपरीत, जो सभी विभागों और राज्यों को मान्य नहीं है, ये कार्ड सभी राज्यों और सरकारी विभागों में मान्यता प्राप्त है। जिला विकलांगता कल्याण अधिकारी DN मुलीमणि ने बताया, हमने विकलांग व्यक्तियों को उनके दरवाजे पर 18,765 UDID कार्ड्स वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद अधिक लाभ के लिए UDID कार्ड का होना अनिवार्य हो गया है। मुलीमणि ने आगे कहा कि इच्छुक विकलांग लोग वेबसाइट पर यानी कि www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार पंजीकृत होने के बाद वो UDID कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम होंगे। वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकेंगे। आवश्यक सत्यापन के बाद CMO या स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को विकलांगता मूल्यांकन के लिए नामित मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाएगा। एक बार मूल्यांकन समाप्त हो जाने के बाद विवरण जमा किया जाएगा और UDID कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।
तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है शिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये शिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। इस श्रृंखला में आओ समझते हैं मोबिलिटी, ओरिएंटेशन और नेविगेशन के बारे में। मोबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू मूव एनीवेयर एल्स इज मोबिलिटी। दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ टेक्निक्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस और एनेबलर्स के थ्रू बहुत आसानी से इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाइट केन और स्मार्ट केन। व्हाइट केन एक सफेद छड़ी जिसका योग्य रूप से इस्तेमाल कर रास्ते में आने वाली ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टिकल्स बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। स्मार्ट केन जिसमें ऊपर की तरफ एक सेंसर लगा होता है जो बीप्स और वाइब्रेशंस के थ्रू ऑब्स्टिकल्स को समझने में बहुत यूजफुल होता है। नंबर 2, एप्लीकेशंस। गूगल मैप, आईडी प्रो, ब्लाइंड स्क्वायर जैसे कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस इंडिविजुअली ट्रैवल करने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। खुद को लोकेट करना, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना और इजीली नेविगेट करना, ये अब विजुअली चैलेंज के लिए एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत आसान हो गया है। नंबर 3, एनेबलर्स। अक्सर हम देखते हैं एयरपोर्ट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस या मेट्रो स्टेशंस में रेलिंग्स और टेक्टाइल्स और साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। रेलिंग्स और टेक्टाइल्स के थ्रू विजुअली चैलेंज पर्सन इंडिपेंडेंटली within the metro station, within the office, independently navigate कर सकते हैं। नंबर 4, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। जो लेग ब्लाइंड है या तो बाय बर्थ ब्लाइंड है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिनमें NAB इंडिया, DOR, एनेबल इंडिया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विजुअली चैलेंज ऐसे कई सारे टेक्निक्स, डिवाइसेस और एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से खुद को मोबिलाइज कर सकते हैं।
देखा बालक, मोबिलिटी की ट्रेनिंग से तो खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। हाँ, इस इंफॉर्मेशन के जरिए मैं इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। और अगले ऑडियो में कुकिंग के आसान तरीके बताए जाएंगे। अच्छा, कुकिंग मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, तू कुकिंग भी कर सकता है। जय हो, जय हो। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विकलांगों में से 50% को यूडीआईडी कार्ड्स दिए गए। चंडीगढ़ यूटी ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सेक्टर 34 में 1.25 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा है। भारत में एयरलाइंस पैसे बचाने के लिए नहीं कर रही हैं बोर्डिंग के लिए एयर ब्रिज का उपयोग। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने लिया राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतिभागियों का पक्ष। कहा, सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी मेगा आयोजन का नहीं ले सकते श्रेय ओडिशा सरकार और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। दिल्ली के एक विकलांग डॉक्टर ने उन्हें हरिद्वार में रिवर राफ्टिंग करने से रोके जाने पर जताई नाराजगी। ओडिशा के हिंजली शहरी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने साबित कर दिया है कि विकलांगता नहीं है उसकी बाधा। आसाम के सिलचर एयरपोर्ट को मिला एम्बुलेंस। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए एयरपोर्ट पर चलने फिरने में आसानी। मोहम्मद जावेद भारत में घूम घूम कर दे रहे हैं फर्स्ट रिस्पोंडेंट केयर पर संदेश। एक अनोखी जागरूकता मुहिम की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका। आईपीएस, डीएएनआईपीएस, IRPFS से विकलांग व्यक्तियों के व्यापक बहिष्कार को चुनौती। चेन्नई के नए मेट्रो स्टेशंस में विकलांगों के लिए पहुंच की कमी। विकलांग लोग कर रहे हैं कई बाधाओं का सामना। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।